शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो ईश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो देवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो 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 महादेवाय মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে। মনো চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূত গণ, বিষয় পঞ্চক আর ভূত গণ, সব তোর কেহ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হইয়া চেতন, ভুলিছে আপন জনে। মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চলো অনুক্ষণ।
সঙ্গীতে সম্বল রাখো পুণ্য ধন গোপনে অতি যতনে লোভ মোহ আদি পথে দোষুগান লোভ মোহ আদি পথে দোষুগান পথিকে করে সর্বসমশান পরম যতনে রাখুর প্রহরী সমদম দুইজনে মন চল নিজনে সংসার বিদেশি বিদেশির বেশি ব্রহ্ম কেন অকারণে মন চল নিজনে মন চল নিজনে जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवशादिह सकलं करुणं समयाधिपते अखिलं करुणम् Namaskaram. Namaskaram to all of you, wherever you are. नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम। आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, दिन के आप चाहे किसी भी समय में हों, सुबह दोपहर या शाम, रात का कौन सा समय है पता नहीं, आप कहाँ पे हैं। तो As all of you know, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ख़ास तौर पर in United States and in अमेरिका में और भारत में and of course in various parts of the world, और बेशक दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी what people thought लोगों को लगा था for the situation कि वो परिस्थिति को अपने काबू में ला रहे हैं जहाँ तक वायरस की बात है, लेकिन ये परिस्थिति निश्चित रूप से काबू के बाहर चली गई है। people who are succumbing to this on a daily basis हर दिन जितने लोगों की मौत हो रही है इस वजह से वो संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये काफ़ी समय तक जारी रहता है और धीरे धीरे it is leading from bravado to pragmatism in many governments. कई सरकारें जो पहले बहुत सीना तान के बात कर रही थीं अब ज़्यादा व्यवहारिक होती जा रही हैं। बिजनेस लीडर भी ज़्यादा व्यवहारिक होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम खुद को तैयार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, Significant changes in our lifestyle. हमारे जीवन पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आने चाहिए। We are going to किस तरह से हम एक दूसरे से बात करेंगे, almost every aspect of our life लगभग हमारे जीवन के हर आयाम में बदलाव आएगा। realistic way उस पर हमें व्यवहारिक नज़रिए से नज़र डालनी होगी। unless जब तक कि free human being आप एक इतने आज़ाद इंसान ना हों कि आपको लगता है कि आपको मरने की भी आज़ादी है unfortunately take other people और दुर्भाग्य से दूसरे लोगों की जान भी अपने साथ ले जाने की, that kind of destructive freedom. अगर आप उस तरह की विनाशकारी आज़ादी में नहीं हैं तो मुझे लगता है कि अब हर कोई इस बात का एहसास कर रहा है। लोगों को धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि ये लंबी दूरी तक, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसके नतीजे निश्चित रूप से बहुत आसान नहीं होने वाले। देश, अर्थव्यवस्था, If
lifestyles लोगों की रोजी रोटी, go away. जीवन पद्धतियाँ अगर जीवन पद्धतियों में, लाइफस्टाइल्स में परिवर्तन आता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर जिंदगियां चली जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अभी यही हो रहा है। Being overwhelmed, देश के, भारत के कई बड़े बड़े देशों में अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं। इसी तरह की चीज़ें अमेरिका के दक्षिणी इलाके में भी हो रही हैं। इससे कहीं ज़्यादा भयंकर चीज़ हो रही है दक्षिण अमेरिका में। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी इस साल के अंत तक 10% शायद 10% तक छोटी हो जाए, उसमें 10% की कमी आ जाए। और सन 2021 का जो पहला हिस्सा होगा, पहले 6 महीने होंगे, हो सकता है 25% की कमी आ जाए। तो जो लोग पिरामिड के निचले हिस्से में हैं, हमें उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो लोग, समाज का जो उच्च वर्ग है, उनके लिए ये केवल लाइफस्टाइल का सवाल है, लेकिन जो लोग समाज के निचले स्तरों में हैं, ये उनकी ज़िंदगी का सवाल बन सकता है। focus on right now. तो सरकार, देश और लोग जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं, उसी से ये तय होगा कि कोई दिया गया समाज कितना दुख झेलेगा, या कोई समाज कितनी गरिमा के साथ इससे होकर गुजर पाएगा। Well, I've been तो saying this from day one. मैं पहले दिन से ये बात कहता रहा हूँ, Answer is इसका एकमात्र वास्तविक जवाब ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, कि आप इस बीमारी को फैलाने वाले वाहक ना हों। magic wand solutions like some जादुई चमत्कार की उम्मीदें, जैसे कि कोई चमत्कारी वैक्सीन आएगी, इस तरह की उम्मीदें अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सन 2021 तक या अगले साल के पहले 6 महीनों में वास्तव में कोई असरदार वैक्सीन नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद ये समय हमारे लिए to move from an unbridled sense of life to a more ये समझने का भी है कि हम जीवन को ज़्यादा जागरूकता और चेतना के साथ जिएं, लापरवाही के साथ नहीं। in the process of launching this conscious planet movement, हम कॉन्शियस प्लेनेट आंदोलन largely focused on की शुरुआत करने की आप प्रयास करते रहे हैं, जो मूल रूप से पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में है। लेकिन वास्तव में कॉन्शियस, जब तक इंसान चेतन नहीं होते, आप किसी भी और चीज़ को चेतना नहीं दे सकते। तो अगर हम एक सचेतन दुनिया बनाना चाहते हैं, going to देखिए, go about आप making ऐसा नहीं कर सकते the earth, कि आप mountains or the धरती को सचेतन बना दें, या पहाड़ों को चेतन बना दें, या नदियों को या पेड़ों को सचेतन बना दें। of being conscious is सचेतन होने की जिम्मेदारी इंसानों के ऊपर है। none of the other creatures and कोई भी दूसरे प्राणी या कोई भी दूसरे जीव रूप anyway harmful. किसी भी रूप से धरती के लिए विनाशकारी नहीं हैं, या किसी भी तरह से वो धरती को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो किसी भी तरह से अस्तित्व के साथ प्रतिरोध में नहीं हैं। उन सबको पता है कि खुद को कैसे संभालना है। In your opinion, तो अगर आप उनको अपनी राय के अनुसार अपग्रेड करना चाहते हैं, तो शायद वो पहले से ही सचेतन हो। नहीं, उनका जीवन सीमित है, प्रकृति ने उसे सीमित किया हुआ है। उन सभी के लिए प्रकृति ने 2 लकीरें खींची हैं, which they live और उन 2 लकीरों के बीच ही वो अपना जीवन जीते हैं और मरते हैं। somewhere nature trusted, कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमारी बुद्धि पर विश्वास किया, या overrated itself on its own creation. प्रकृति ने अपनी खुद की रचना को कुछ ज्यादा ही मान लिया, और उसने सोचा कि इंसानों को बिना लकीरों के आज़ाद छोड़ा जा सकता है। Making a disaster तो out of it. हम एक बहुत बड़ी तबाही इससे पैदा करते रहे हैं, इंसानी अनुभव के स्तर पर भी और पर्यावरण के रूप में भी। ये एक अच्छा समय है Where जहाँ conscious is no more जागरूक होना, सचेतन होना कोई that I'm talking about. अजीबोगरीब चीज़ नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यह हर किसी के लिए अनिवार्य है। To be conscious सचेतन होना necessary for your तब survival. जब ये आपके ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। That मैं तो कहूँगा कि ये मानवता के लिए बहुत अच्छा समय होगा। अभी हम ऐसे ही एक दौर पर हैं, ऐसे ही एक मुकाम पर खड़े हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि
लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक दबाव है अभी। कई सारी दुख भरी कहानियाँ हैं, dear ones, लोगों की ज़िंदगियाँ गई हैं, लोगों ने अपने किसी प्रियजन को खोया है। losing somebody who is dear to you is one, किसी ऐसे व्यक्ति को खोना जो आपका प्रिय है, उसे खोना एक बात not है। being able to see the body, उनके करीब ना हो पाना, उनके शरीर को भी ना देख पाना एक दूसरी बात है। dozens of bodies तो have been found in U-Haul trucks यू हॉल ट्रक्स में in the United States. अमेरिका में दर्जनों शरीर पाए गए हैं, क्योंकि They're not able to handle the वो load. इस लोड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी संख्या में लोगों की That many dead, मौत हो रही है कि वो उतने लोगों को दफना नहीं पा रहे हैं। उतनी ज़्यादा कब्र खोदने के लिए लोग नहीं हैं, parts to bury them. और ज़मीन खोजना जहाँ उन्हें दफनाया जा सके, लोग इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। Been found in U-Haul trucks. तो न्यू हॉल ट्रक्स में इस तरह से सड़ती हुए शरीर पाए गए हैं, और इसी तरह की चीज़ें Living and the पूरी dead. दुनिया में हो रही है। जिंदा लोगों को और मरे हुए लोगों को संभालना बहुत मुश्किल का काम होता जा रहा है। तो हर किसी को ये समझना होगा कि हम इसका आधार हैं, For the virus. हम वायरस का घर हैं। If this behaves responsibly, अगर ये इंसान समझदारी के साथ काम करे तो इसे संभाला जा सकता है। behave अगर ये and responsibly. जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ पेश नहीं आता, Before तो you come up with your magic wand आप अपने जादुई of some समाधानों तक पहुँचें कि कोई जादुई वैक्सीन आएगी जिसे पूरी दुनिया में स्प्रे किया जा सके और हर कोई इस वायरस से बच जाएगा, उसके आने से पहले billion people. 7.6 अरब timeline? लोग, Please think about क्या it. टाइमलाइन होगी जरा सोचिए। Polio vaccine. पोलियो की जो वैक्सीन drops थी, केवल In 2 an बूंद infant's mouth. एक नवजात बच्चे के मुंह में डालना। Just newborn infants. जो बच्चे अभी अभी Well, पैदा India हुए has हैं, taken over 15 to 18 years to eliminate polio. केवल भारत Of ने 15 से incessant 18 साल campaign. का समय लगाया पोलियो को पूरी Now the तरह से entire population. खत्म करने में। Even अब if अगर you दुनिया find a की पूरी vaccine, आबादी को अगर how आपको long will it वैक्सीन take देनी to हो, administer this? अगर आपको वैक्सीन मिल भी जाती है तो पूरी आबादी तक ये वैक्सीन पहुंचाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए अव्यवहारिक ना बने, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई तरीकों से आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को अपनी सर्वोच्च क्षमता पे काम करना है या किसी मशीन को काम करना है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको उसमें से हर वो चीज़ जो घर्षण पैदा करती है उसे अलग करना होगा। आपको अपने भीतर से हर घर्षण को हटाना होगा। Vital. अपने भीतर से हर तरह के घर्षण को हटाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। So that the machine functions smoothly is called engineering. अगर हम हर तरह के घर्षण को हटाते हैं तो इसे इंजीनियरिंग माना जाता है। तो हम एक बार फिर से इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हम इस बारे में 40 सालों से बात करते रहे हैं। Well, you thought if your headache went away, your आपको backache लगा went कि अगर away, आपका सिर दर्द चला गया, आपका कमर दर्द चला गया, आप अपने बिजनेस में आप थोड़ा बेहतर काम कर पाए, तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो गई है। नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो अपने भौतिक शरीर में, आपके अंदर के रसायनों में, आपके ऊर्जा शरीर में, आपके मानसिक शरीर में, आपकी भावनात्मक संरचना में किसी तरह का कोई घर्षण ना हो। there is no friction here. जब यहाँ कोई घर्षण नहीं होता, अब आप देखेंगे कि दुनिया के साथ किस तरह से संबंध स्थापित किया जाए। Transactions, not need-based transactions. लेन देन ज़रूरत पे आधारित लेन देन नहीं, Transactions लेन देन could transform. ऐसे लेन देन जो रूपांतरण ला सकें, ऐसे लेन देन Individual human beings जो व्यक्तिगत इंसानों को कई चीज़ों से परे जाने के काबिल बना सकें। लेकिन जब आपके भीतर घर्षण होता है, या तो आपके मन में, ऊर्जाओं में, रसायन में या ऊर्जा में, फिर आपके सारे लेन देन आपकी ज़रूरतों पर आधारित होंगे। जब मैं कहता हूँ ज़रूरतों पर आधारित, fundamental thing. ये ज़रूरत, मूलभूत ज़रूरत है आपका भोजन, सेक्सुअलिटी, आर्थिक सहूलियतें, कई सारी दूसरी चीज़ें, Other kinds of stuff. कई दूसरी सामाजिक चीज़ें, Needs and needs and needs. ज़रूरतें और ज़रूरतें और ज़रूरतें। Something wrong with them? क्या इसमें कुछ गलत है? Wrong with anything. मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ गलत है। बात केवल इतनी है What could be a grand life? कि जो जीवन एक शानदार जीवन हो सकता था, वो एक छोटा सा मामूली जीवन बन गया है, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग बहुत ख़राब है। हालांकि हमें जो मूलभूत प्लेटफॉर्म मिला है, इसकी जो मूलभूत डिज़ाइन है, वो बहुत शानदार है। What material we put into this? हम इसे कैसे बनाते हैं, हम इसमें क्या मटेरियल डालते हैं, और हम अपने भीतर चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसी से ये तय होगा
कि आपके अंदर घर्षण है या नहीं है। आज It is, these things are very amusing to me, but ये इन चीज़ों से wrongly all the मुझे people, scientific people, सभी वैज्ञानिक लोग, मुझे ये चीज़ें बड़ा मज़ा देती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस चीज़ का बुरा ना माने। inflammatory markers. आजकल कई वैज्ञानिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। Well, if something is swollen in you, देखिए, अगर आपके अंदर कोई चीज़ सूज गई है, या तो आपका घमंड या आपका शरीर या आपका दिमाग, you will suffer. We have तो मेरा विश्वास कीजिए आप दुख पाएंगे। हमने हमेशा ये चीज़ जानी है। या अगर ये कोशिकाओं के स्तर पे है या अणुओं के स्तर पे है, अगर कोई चीज़ सूजी हुई है मतलब आपको दुख होगा, क्योंकि ये घर्षण का नतीजा है। हो सकता है कि आपके पास इसके कई नाम हों, तनाव, चिंता, परेशानी, लेकिन मूल रूप से आपके भीतर घर्षण है। आपकी शारीरिक संरचना में, आपकी रासायनिक संरचना में, मानसिक संरचना में, भावनात्मक संरचना में घर्षण मौजूद है। कोई भी चीज़ जिसमें घर्षण है वो निश्चित रूप से एक अच्छी मशीन नहीं है। ये अपनी उच्च क्षमता पे काम करने वाली मशीन नहीं है। कई सारी इंजीनियरिंग की जाती है। देखिए, मान लीजिए अगर हम अपनी गाड़ियों की गति को देखें तो आपने भाप पे चलने वाले इंजनों को देखा है जो चौक चुक चक करके बहुत आवाज़ के साथ चलते थे। हमको लगता था वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के चलती है। बहुत सारा घर्षण हटा दिया गया है। जैसे जैसे घर्षण हटाया जाता है वैसे उसके ईंधन की खपत कम होती जाती है, और जैसे जैसे ईंधन की क्षमता कम होती है पर्यावरण बेहतर हो जाता है। तो यही उदाहरण अपने लिए भी लीजिए। अगर आप एक भाप से चलने वाले इंजन की तरह हैं, हर जगह यहाँ वहाँ धुआं निकलता रहेगा, यहाँ से भाप निकल रही है, यहाँ से पानी निकल रहा है, हर जगह। अगर आप वैसे हैं एक भाप के इंजन की तरह, मुझे भी पसंद है क्योंकि मैं हमेशा, मेरे पिताजी चूँकि रेलवे में काम करते थे, मैं उस तरह के वातावरण में रहा, तो मुझे भाप से चलने वाले इंजन बहुत पसंद थे, क्योंकि एक तरह की विशाल भव्यता होती है। लेकिन वो भव्यता बहुत बुरी है, क्योंकि ढेर सारा ईंधन जलाती है वो, और बहुत सारी आवाज़ पैदा करती है और हर जगह चीज़ें बिखेरती रहती है। क्या आप उनमें से एक हैं? आपको ये चेक करना होगा। क्या आप उस तरह की मशीन हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और आप बहुत सारा घर्षण पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, और हर जगह वहाँ चीज़ें फेंकते रहती हैं? अगर आप भाप के इंजन के पास जाते हैं, कभी ना कभी वो स्टीम बाहर फेंकता है। अगर आप वहाँ खड़े हो जाते हैं तो आप पीछे गिर जाएंगे। कि आप दिन में कम से कम एक बार वैसे होते हैं? तो समय आ गया है कि आप खुद को इंजीनियर करें इस तरह की मशीन के रूप में कि मोटे तौर पर ये खुद पर निर्भर हो। सौर ऊर्जा है, पानी है, हवा है, और बेशक भोजन भी है। मशीन को बहुत स्मूथली चलना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप जिस तरह चाहें उनके साथ खेल सकते हैं। कितना, क्या, ये हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार चुन सकता है। आप खुद इसका चुनाव कर सकते हैं, जागरूकता के साथ, मजबूरी से नहीं। तो एक जागरूक दुनिया का निर्माण करना, इसका अर्थ बस यही है। सबसे पहली बात यह है कि आपने सिस्टम से हर तरह का घर्षण हटा दिया है। अगर घर्षण चला गया, अगर आपकी अच्छे से इंजीनियरिंग हुई है, तो आपके लिए सचेतन होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि यही एक इंसान की प्रकृति है। चलिए इस बात को समझते हैं कि सचेतन होने, क्योंकि जागरूकता या चेतनता का प्रयोग तरह तरह की चीज़ों में किया जाता है। मूल रूप से आप जिसे शरीर कहते हैं, आपका भौतिक शरीर एक सीमा है। अगर आप अपनी सीमाओं को इस लॉकडाउन में थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। आपको अपनी सीमाओं की मजबूती को बरकरार रखना चाहिए। आप जिसे अपना मानसिक संरचना कहते हैं, वो उसकी भी एक सीमा है, लेकिन उसकी सीमा आपकी भौतिक, आपकी शारीरिक सीमा से थोड़ी ज़्यादा है। आपका भौतिक शरीर यहीं तक सीमित है, लेकिन आपका मानसिक सीमा हो सकता है थोड़ा आगे तक फैला हो।
आपकी मानसिक संरचना की जो सीमा है उसका आधार है वो डेटा या वो जानकारी जो आपने इकट्ठा की है। अगर आप केवल अपने घर के बारे में जानते हैं तो इसकी सीमा घर तक है। अगर आप अपने शहर के बारे में जानते हैं तो सीमा वहाँ तक है। अगर आप दुनिया के बारे में कुछ और जानते हैं तो सीमा वहाँ तक है। तो ये सीमा केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंदर किस तरह की जानकारी है या मूल रूप से ये याददाश्त है। और ये सीमा निश्चित रूप से खुद को अभिव्यक्त करती है भावनाओं के रूप में भी। ये मेरा दोस्त है, एक तरह की भावना। वो अजनबी है, दूसरी तरह की भावना। इस व्यक्ति से मैं प्यार करता हूँ, इस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ, अलग अलग तरह की भावनाएं। ये सारी चीजें याददाश्त और जानकारी के अनुसार है। तो शरीर एक तरह की सीमा है, आप जिसे मन कहते हैं वो दूसरी तरह की सीमा है, भावनात्मक संरचना एक और तरह की सीमा है। हम जिसे चेतना कहते हैं वो ऐसी चीज है जिसमें कोई याददाश्त नहीं होती। इसका मतलब है उसमें कोई सीमा नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसमें कोई याददाश्त नहीं है। अगर ये दो चीजें नदारद हैं तो ये असीमित है। अगर मैं जागरूक हूं तो क्या मैं पूरी सृष्टि में उड़ता फिरूंगा? नहीं। अगर आप पूरी तरह से जागरूक और सचेतन हैं तो सृष्टि आपके पास आएगी। आपको पूरी सृष्टि में उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सृष्टि आपके पास आएगी, आपके भीतर निवास करेगी। यही सृष्टि की प्रकृति है। तो मूल रूप से जब हम बात करते हैं एक जागरूक दुनिया बनाने की, एक सचेतन दुनिया बनाने की या एक जागरूक इंसान बनाने की, ये अलग अलग शब्द नहीं हैं। इन सब का अर्थ एक ही है। हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि आप एक जीवन के रूप में अपनी सर्वोत्तम क्षमता पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है आप एक ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब है कि आपके होने का तरीका आपकी जरूरतों से तय नहीं होता। आपके होने का तरीका तय होता है इस सृष्टि की प्रकृति से। सृष्टि की प्रकृति ऐसी है कि हर चीज एक दूसरे के अंदर घुली मिली है। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आपको लगा कि एक चीज अच्छी है, दूसरी चीज बुरी है। आपको लगा कि खरपतवार बुरी है, केवल आपके फूल देने वाले पौधे ही अच्छे हैं, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप उसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी तरह से विकसित हुआ है। उसी स्रोत से ये अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अगर ये आपका अनुभव नहीं है तो इसका मतलब है ऐसा नहीं कि आप इस चीज पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कि आप इस बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर ये आपका जीवंत अनुभव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जागरूक नहीं हैं। हो सकता है कि आप जागरूक होने की कोशिश कर रहे हों। तो जब आप कोशिश करते हैं हर चीज के साथ एक होने की, तो हो सकता है कि आप ज्यादा खाना खाएं, जरूरत से ज्यादा खाना, क्योंकि आप पूरी दुनिया को खुद में शामिल करना चाहते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर हों, हर किसी को टिक टिक कर रहे हों। मुझे शब्द पता है लेकिन मैं दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत में उस पे अभी बैन लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसा करके या कुछ और करके आप लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या हो सकता है कि आप सोचें कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप देखेंगे कि जब आपकी परीक्षा ली जाएगी तो क्या होगा। ये इस तरीके से काम नहीं करने वाला। भावनाएं इसे आपके अनुभव में ज्यादा वास्तविक बना देती हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं तो आपकी भावनाएं भी उड़ जाएंगी। तो जागरूक होना आपके द्वारा किया जाने वाला एक कब्जियत भरा प्रयास नहीं है कि आप दुनिया के साथ एक हो रहे हैं। बात केवल इतनी है कि आपकी इनर इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है कि किसी तरह का कोई घर्षण नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आप सचेतन होंगे, स्वाभाविक रूप से आप हर चीज के साथ एक होंगे। ये कोई शिक्षा नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, इसी से ये साबित होता है। आपको पता है कि आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसी से साबित होता है कि आप हर चीज के साथ एक हैं। तो किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। बात केवल इतनी है कि थोड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत है। कैसे ठीक तरीके से बैठा जाए, सांस ली जाए, कैसे इसे खुशहाल रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, 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 आप एक दूसरे
हर चीज़ एक समस्या है। अगर आपको काम के लिए जाना है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आपको घर में रहना है तो वो बड़ी समस्या है, पैसा बड़ी समस्या, पैसा ना हो तो बड़ी समस्या, शादी बड़ी समस्या, शादी ना हो तो बड़ी समस्या, हर चीज़ एक समस्या है। समस्या आप हैं। जब आप एक समस्या होते हैं तो फिर हर चीज़ निश्चित रूप से समस्या बन जाती है, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका ही एक प्रतिबिंब है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप दिमागी तौर पे स्मार्ट हैं, तो आप दूसरों से बेहतर गुजर बसर कर लेते हैं और आपको लगता है आप बहुत बढ़िया जीवन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे बेहतर जीवन जी रहा है, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। आज पूरी दुनिया को इस तरीके से बनाया गया है कि किंडरगार्टन स्कूल से लेकर हर चीज़, कौन बेहतर है किससे, हर कोई यही देखता रहता है। तो जब आप इस तरह की एक नींव बना देते हैं, फिर एक इंसान के जागरूक होने की या इस पूरी दुनिया के सचेतन होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। हम इसे ही पलटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अनुभव में, लोगों की समझ में। क्योंकि यहाँ तक कि किंडरगार्टन में ठीक वहीं आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं किसी और से थोड़ा बेहतर हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट रैंक हूँ, वो सेकंड रैंक हैं। ये समस्या इंसानों के अंदर पैदा कर दी गई है। बिल्कुल शुरुआत से उनके अंदर इसका विकास किया गया है। यहाँ तक कि हो सकता है कि घर के अंदर भी ये हो रहा हो। तो किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ा बेहतर जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीवित होना महत्वपूर्ण है। क्या आप किसी और से ज़्यादा जीवंत हैं क्योंकि आप ज़्यादा महंगा खाना खाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं? क्या आप वास्तव में बेहतर जीवन जी रहे हैं? नहीं। बेहतर जीवन जीने का मतलब है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल सहज है और आप बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं, फिर आपका जीवन शानदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया में समृद्धि बढ़ रही है, ज़्यादातर लोगों के पास उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। इस धरती पर ढेर सारे लोग हर दिन इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं जितनी मानवता के इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं खाई। और आज ये पहली पीढ़ी है लोगों की जो ज़मीन में बैठकर पेट भर के खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कितना खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। ये ऐसी पहली पीढ़ी है। वरना जब लोग बैठ के खाते थे तो वो उतना खाना खाते थे जितना वो खा सकते थे और वो स्वस्थ रहते थे। तो आप किसी और से बेहतर जीवन नहीं जी रहे हैं क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर है, या आपका पेट बड़ा है, या आपका बैंक बैलेंस बड़ा है। इन वजहों से आपका जीवन बेहतर नहीं हुआ है। आपको ये समझना होगा। बेहतर जीवन का मतलब है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका शरीर सहज है, आप जो चाहें वो खा सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, खड़े होकर जो चाहें वो काम कर सकते हैं, तब आपका जीवन बेहतर है। इसका मतलब है कि जंगल में रहने वाला एक जानवर आपसे बेहतर जीवन जी रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता हम जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कुछ समय पहले अगर हम किसी को गाली देना चाहते थे तो हम इसे कुत्ता कहते थे, या किसी महिला के लिए और भी बुरे शब्द का प्रयोग किया जाता था। अभी भी कुछ समाजों में ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर समाजों में कुत्ता एक बहुत ही प्रसिद्ध जानवर बन गया है, क्योंकि ये उनका प्रेम संबंध है। ये उनके सोलर साइकिल का लव अफेयर है, क्योंकि ये 12 साल चलता है। गारंटीड लव मतलब कुत्ता। तो कुत्ते का सम्मान बहुत बढ़ गया है। तो जब मैं कहता हूँ कुत्ता, तो अचानक ये मत सोचिए कि सद्गुरु कुछ बुरा कह रहे हैं। नहीं, मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जिसका बहुत सम्मान है आजकल। तो एक कुत्ता घूमते घूमते जंगल के अंदर चला गया और एक शेर, एक वयस्क नर शेर ने इस कुत्ते को देखा जो किसी पुरानी हड्डी को चबा रहा था। किसी दूसरे जानवर को खाया था और थोड़ी सी हड्डियां पड़ी थी, तो ये कुत्ता उन हड्डियों को चबा रहा था। और शेर ने सोचा, अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, चलो। क्योंकि मैंने इस तरह के जानवर का स्वाद नहीं चखा, तो वो
बड़ी तेजी के साथ कुत्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुत्ते ने देखा कि शेर आ रहा है और वो दौड़कर उससे आगे नहीं भाग पाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन वो स्मार्ट था, आपकी तरह। मैं कह रहा हूँ कि आप स्मार्ट हैं, आपको ये बात पसंद भी नहीं आ रही लगता है। उसने तुरंत सोचा, उसने योजना बनाई। उसे पता था कि ये जीवन और मौत का सवाल है, अगर वो स्मार्टली काम नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो उसने देखा कि शेर करीब आ रहा है बड़े खूंखार तरीके से। फिर उसे ये आइडिया आया। उसने हड्डियों को देखा और कहा, अरे मुझे कभी नहीं पता था कि एक शेर इतना स्वादिष्ट होता है। वास्तव में ये शेर बहुत स्वादिष्ट था। शेर रुक गया। उसने हड्डियों को देखकर सोचा, अरे इसने अभी अभी एक शेर को खाया है। कुत्ते ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और तुरंत भाग गया वहां से। एक बंदर, पता है ना, मैं आपके पूर्वजों के साथ आपके संबंध को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदर जो पेड़ से बैठकर इस पूरी घटना को देख रहा था, वो अपना बंदर वाला काम करना चाहता था और उसने शेर से कहा, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसने किसी शेर को मार के नहीं खाया, ये बस पुरानी हड्डियां थीं और उसने बस तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम बेवकूफ बन गए। शेर ने ऊपर देखा, वो बड़ा शेर है, लेकिन बंदर ज्यादा विकसित है, वो आपके ज्यादा करीब हैं। फिर शेर ने कहा, सच में? बंदर ने कहा, हाँ। फिर शेर ने कहा, तुम आओ, तुम मेरे पीठ पे बैठो और चल के उस कुत्ते को ढूंढते और मैं उसे खा जाऊंगा। फिर बंदर आके शेर की पीठ पे बैठ गया और वो तुरंत कुत्ते की दौड़ खोज में आगे बढ़ गए। फिर कुत्ते ने देखा, फिर कुत्ता यूं बैठ गया और उसने कहा, अरे वो बंदर कहाँ है? मैंने उसने कहा था कि मेरे लिए एक और शेर लेके आओ। कई घंटे हो गए, कहाँ है वो बंदर? शेर डर गया और पलट के वापस भाग गया। उसको लगा कि बंदर भी उसे बेवकूफ बनाकर फिर से कुत्ते के पास ले जा रहा है। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो हो सकता है आप अपनी गुजर बसर थोड़ी बेहतर चला लें, लेकिन अगर आप गुजर बसर के या जिंदा रहने की असली परिभाषा तक पहुंचें, मान लीजिए कि इस वायरस के दौर में अपने आर्थिक खुशहाली की वजह से आप कई रूपों से बीमार हैं और आपको कोमॉर्बिड कहा जाता है और वायरस ने आपको मार दिया, लेकिन आपके पास बहुत दौलत है। क्या आप इसे अच्छे से जीना कहेंगे? नहीं। आपने बहुत मेहनत की, आपने अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा और इस पूरे दौर में आप जिंदा रहे। हो सकता है कि आपके पास बहुत कम सुविधाएं थीं, फिर भी अब इसे आप जिंदा रहना कहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जिंदा रहने की परिभाषा अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखें, क्योंकि जिंदा रहने का मतलब है कि आप मजबूती के साथ अपना जीवन जिएं। इसका यही मतलब है। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे से बेहतर हैं। जिंदा रहने का मतलब है कि आपके भीतर जीवन पूरी शक्ति के साथ धड़क रहा है। तो एक सचेतन दुनिया का निर्माण करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। और दुनिया और मानव सभ्यताएं जिस तरीके से आगे जीने वाली हैं, अगले कुछ महीनों में जो निश्चित रूप से जो चीज होने वाली है, उसकी मांग ये है कि या तो आप ज्यादा जागरूक बन जाएं या पूरी तरह से मजबूरन और पागल बन जाएं। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप सभी एक जागरूक धरती के निर्माण का स्रोत बने, और जागरूक इंसानों के बिना जागरूक धरती का निर्माण नहीं किया जा सकता। जागरूक इंसान का मतलब है कि इसका मूलभूत आधार शरीर नहीं है, मूलभूत आधार आपका मनोवैज्ञानिक ड्रामा नहीं है, इसका मूलभूत आधार आपकी भावनाएं नहीं है, इसका मूलभूत आधार आपका जीवन है जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है हर किसी के साथ संबंध में। ये अपनी मूलभूत प्रकृति से ही हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन और जीवन का स्रोत जो स्वाभाविक रूप से जागरूक है, इसका यही अर्थ है
यानी or a कि proper platform. आप एक It is upon life उचित that the प्लेटफॉर्म पे body is खड़े built, हैं। mind जीवन is के built, ऊपर शरीर का emotions are निर्माण built, हुआ है, मन social का निर्माण structures हुआ are है, built. भावनाओं का निर्माण हुआ है, सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। If you go back to the तो motherboard, अगर आप this is वापस consciousness. मदर बोर्ड तक We need पहुंच जाते definitely हैं तो conscious यही planet. कॉन्शियस प्लैनेट है। निश्चित रूप से हमें एक जागरूक दुनिया की आवश्यकता है। Please, the questions. अगर कोई सवाल हो तो। This question is from Vineet. ये सवाल विनीत ने पूछा है। Namaskaram, Sadhguru. नमस्कारम सद्गुरु। A Netflix show of नेटफ्लिक्स the Indian way of नेटफ्लिक्स का matchmaking एक शो आजकल is बहुत trending ट्रेंड कर रहा है and criticized जो शादी तय for करने के aggressive भारतीय ways तरीके of के बारे में arranged है। marriage. लोग अरेंज मैरिज को पुराने ज़माने का तरीका Is बताकर there इसकी any बुराई कर रहे science हैं। behind the क्या concept अरेंज of मैरिज की arranged पद्धति के marriage? पीछे कोई विज्ञान है? And is it still a और क्या relevant आज के ज़माने में भी इसका कोई महत्व है? Well, तो if you do not know this, अगर आपको ये पता ना हो, the success of something, किसी चीज़ की सफलता नतीजे पर निर्भर करती है। Luxembourg, लॉक्समबर्ग, which is जो कि one of the most economically prosperous, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न सभ्यता या समाज माना जाता है, वहाँ पे तलाक की दर 87% है। स्पेन में तलाक की दर some 65%, करीब 65% है। Russia 51%, रूस में 51%, अमेरिका में 43%, 1.5%. भारत में 1.5%। अब आप तय कीजिए कि क्या चीज़ काम कर रही है, Because क्योंकि marriage is not about how it happened. शादी इस बारे में नहीं है कि ये कैसे हुई, किसने इसे अरेंज किया। आपके Or माता पिता ने अरेंज किया, website arranged it, या एक कमर्शियल वेबसाइट ने अरेंज किया, app arranged it, एक डेटिंग ऐप ने अरेंज किया, or arranged it या with एक लोकल बार ने अरेंज किया जब आप नशे में थे, or your confused friends arranged it, या आपके कंफ्यूज्ड दोस्तों ने अरेंज किया, self arranged it. या आप खुद कंफ्यूज थे और आपने खुद इसे अरेंज किया। Well, anyway, it's an arrangement. चाहे जैसे भी हो, ये एक अरेंजमेंट ही है। तो बेहतर ये होगा Sensible people. कि इसकी व्यवस्था, इसका अरेंजमेंट जिम्मेदार लोग करें, समझदार लोग करें। ये सोचना कि अरेंज मैरिज किसी तरह की गुलामी है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए, जिस तरह से लोग, आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी का शोषण करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपके माता पिता शोषण कर रहे हों, वो अपनी खुद की फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हों, अपने सम्मान के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी संपत्ति के लिए। हो सकता है कि उन वजहों से उन्होंने ये अरेंजमेंट किया हो। Well, ये you're watching the darshan, but हो सकता है कि लोग ये दर्शन देख रहे हों, लेकिन कुछ 2 दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा था choose कि वो boy, अपने बेटे के लिए एक लड़की खोज रहे हैं। एक लड़की well educated, बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी है, सुंदर है। दूसरी लड़की, big man. उसके पिता बहुत बड़ा आदमी है। तो किस लड़की से हम अपने बेटे की शादी करें? तो मैंने एक सरल सा सवाल पूछा, आप अपने बेटे की शादी Somebody's उस you make up your mind. एक लड़की से कराना चाहते हैं या दौलत से कराना चाहते हैं? आप तय कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। It depends what's your priority. ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता ये है कि किसी की दौलत शादी करके आपकी बन जाती है और आपके लिए बस यही मायने रखता है, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये आपका चुनाव है, आपने उसी तरह का जीवन चुना है। When I married, जब मैंने शादी की, I did not know her full. मुझे उनका पूरा नाम भी नहीं पता था। I did not know her father's name. मुझे उनके पिता का नाम नहीं पता था। I did not know in India. भारत में know her मुझे caste उनकी जाति भी नहीं पता थी or anything. और कुछ भी नहीं पता था। When I told my father जब मैंने अपने पिता को ये बताया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पिता का नाम भी नहीं पता? who they are, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? तुम कैसे शादी करोगे? मैंने कहा, मैं सिर्फ लड़की से शादी कर रहा हूँ। I'm not planning to marry
marry any of the other things. मैं उनमें से किसी भी दूसरी चीज़ के साथ शादी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो आमतौर पर हो सकता है कि लड़की के साथ आए। मेरी शादी सिर्फ लड़की के साथ है और मुझे बस यही पता है। Everybody thought तो this is a हर किसी को लगा कि ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। self-appointed advisor. कुछ लोग जो मुझे अपना खुद को मेरा सलाहकार मानते हैं, हालांकि मैंने कभी किसी को सलाहकार नहीं माना, लेकिन हमेशा सलाहकार होते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। I said, whatever मैंने कहा चाहे जो भी हो, happens, whichever way it happens, चाहे जीवन में कुछ भी हो, मुझे कम से कम इतना पता है either to make it a disaster कि or success. ये मेरे ऊपर है कि मैं इसे एक तबाही बनाता हूँ या सफलता बनाता हूँ। क्योंकि आप किससे शादी करते हैं, कैसे शादी करते हैं, किस तरह से वो व्यवस्था हुई, किसने वो अरेंज किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितनी जिम्मेदारी से जीवन जीते हैं, बात बस यही है। So this whole debate about is तो it ये marriage पूरी better बहस in the local कि अरेंज मैरिज बेहतर है या शराब खाने में मिलना ज़्यादा बेहतर है, you're not little मुझे लगता है कि जब आप नशे में ना हों decisions are little better. तब आपके निर्णय थोड़े बेहतर होते हैं। 18-20-year-old अगर man or woman 18-20 साल का or young woman wants के युवक और युवती शादी करना चाहते हैं तो वो किससे शादी करेंगे? is just there. उनका संपर्क केवल छोटा सा होता है। उन 10-15 लोगों में जिनको वो अपने जीवन में जानते हैं, एक आदमी या एक औरत से आप शादी करेंगे, 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। But in most countries, लेकिन ज़्यादातर देशों में एक नियम है, एक कानून है कि कम से कम आपको 2 साल दुख झेलना पड़ेगा। it's like a jail town. ये एक जेल की सजा की तरह है। अगर आपने गलती की है तो कम से कम 2 सालों तक तो आपको दुख झेलना ही पड़ेगा। सिर्फ तभी आप तलाक ले सकते हैं। ज़्यादातर देशों में ऐसा है। Have fixed it that कई धर्मों ने ये तय किया है कि तलाक पूरी तरह से गलत है, आप तलाक दे ही नहीं सकते। where लेकिन religions are practiced, there जहाँ इस तरह के highest धर्मों का अभ्यास किया जाता है वहाँ तलाक की दर सबसे ज़्यादा है। God तो dictates an भगवान के दिए गए निर्देश शादी को तोड़ने से रोक नहीं पा रहे हैं, कानून नहीं रोक पा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि organized. जब माता पिता शादियों की व्यवस्था करते हैं, Your basic question. मैं आपसे एक मूलभूत सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, Their judgment may not be the best. हो सकता है कि Parents have the best interest. हो सकता है कि उनके निर्णय सबसे अच्छे ना हों, If you लेकिन have matured beyond उनके बारे में या make your own decisions. आपके बारे में वो निश्चित रूप से सोच रहे हैं। अगर आपकी समझ उनसे ज़्यादा अच्छी हो गई है तो कोई बात नहीं। All marriages लेकिन मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज एक गलत शब्द है, क्योंकि हर शादी अरेंज की जाती है। concerned about इसे किसने अरेंज किया है, वो सवाल केवल इतना है। तो मुझे लगता है कि अरेंजमेंट ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन्हें आपकी सबसे ज़्यादा परवाह है, जिनको ज़्यादा लोगों के साथ जिनका संपर्क है, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी या औरत को नहीं खोज सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं। अपने संपर्क के अनुसार अपने दायरे में आप लोगों को खोजते हैं। हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो इन अलग अलग समाजों के बारे में जिनके बारे में मैंने बात की, वहाँ पे जिस हद तक तलाक हो रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ ये सफल नहीं रहा है। जहाँ माता पिता इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं वहाँ ये बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी दूरी के बारे में सोचेंगी। क्योंकि आपकी हालत ऐसी है कि अगर आज इस लड़की ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कल सुबह आपको एहसास होगा कि आप उसके साथ नहीं रह सकते। तो क्योंकि जब आप 18-20 साल के होते हैं तो कई मजबूरियों के कारण या दोस्तों की मजबूरी के कारण हो सकता है कि आप ऐसे निर्णय ले लें जो पूरा जीवन कायम ना रहें, या कभी कभी आप वास्तव में किसी के साथ आपका प्यार हो जाता है और शादी हो सकता है बहुत अच्छी हो, वो एक अलग बात है। तो अरेंजमेंट्स या व्यवस्थाएं, हर चीज़ एक अरेंजमेंट है, इस बात को समझिए। हो सकता है कि आप कई सारी चीज़ें सोचें, ये व्यवस्था आपकी भावनाओं ने की है या आपके लालच ने की है या आपके प्रियजनों ने किया है, किसी न किसी ने अरेंजमेंट किया है ना? ये एक अरेंजमेंट ही है। आप इसे कैसे अरेंज करते हैं ये आपका चुनाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही तरीका है या वो सही तरीका है, लेकिन आप इसे जिस भी तरीके से करें, कम से कम इसे जिम्मेदारी के साथ संभालें, आनंद के साथ संभालें। लोग कहते हैं कि रिश्ते स्वर्ग में तय होते हैं, लेकिन आप अपने भीतर नर्क पैदा कर रहे हैं। रिश्ते स्वर्ग में पैदा हुए हैं, इसीलिए कई सारे लोग स्वर्ग जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं।
क्योंकि रिश्ता वहीं बना है, वो वहीं जाके इसे निपटाना चाहते हैं। नहीं, आपको ये समझना होगा कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और कई दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी व्यक्ति के साथ आए हैं। अगर आप हमेशा याद रखते हैं कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ आया हूँ, आप जिम्मेदारी के साथ इसे संभालेंगे। शुरू में आप वैसे ही होते हैं, लेकिन बाद में आपको लगने लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है। फिर आप बेपरवाही से पेश आने लगते हैं। फिर निश्चित रूप से कई सारी समस्याएं पैदा होंगी। ऐसा हुआ। एक युवा व्यक्ति और एक युवा लड़की की सगाई हुई। तो एक बार जब इस तरह की अंगूठी नहीं, उसमें एक पत्थर होना चाहिए, जब अंगूठी अंदर चली गई, फिर लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे ऊपर सहारा ले सकते हो, अपना दर्द बांट सकते हो, अपने संघर्ष बांट सकते हो, जो कुछ भी दुख तुम अनुभव कर रहे हो तुम मेरे साथ उसे साझा कर सकते हो। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो लड़की ने कहा, हाँ, अभी हमारी शादी हुई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप दर्द से, संघर्ष से भरे हुए हैं और आपको सहारे के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। आप खुद को एक शानदार, आनंद भरे इंसान में तब्दील कर लें। फिर आप देखेंगे कि आपका काम भी शानदार होगा, आपका घर भी शानदार होगा, आपकी शादी भी शानदार होगी, हर चीज़ शानदार होगी, क्योंकि आप शानदार हैं। खुद को ठीक किए बिना अगर आपको लगता है कि कोई और आपको आके ठीक करने वाला है, फिर आपके लिए समस्या होगी और दुर्भाग्य से दूसरे व्यक्ति को भी इसके कारण बहुत तकलीफ होगी। ये सवाल स्नेहाशीष ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैं एक जिज्ञासी हूँ और मैं आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस यानी अप्राकृतिक चेतना के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बुनियादी सवाल है। क्या चेतना को कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है और क्या मशीनों में भी चेतना हो सकती है? आपकी किताबों और वीडियो से मुझे ये समझ में आया है कि कुछ खास तकनीकों से वस्तुओं की प्राण प्रतिष्ठा करके एक यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। क्या ये प्रक्रिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जा सकती है? इस सवाल की कई परतें हैं। एक तरह से देखा जाए तो सवाल का जो आखिरी हिस्सा है, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ। क्या मैं किसी चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूँ जावा में प्रोग्राम लिखकर? मेरे साथ कई सारी चीज़ें हुई जब मैं एक जावा गाड़ी चलाया करता था, लेकिन जावा लैंग्वेज या जो भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। क्या वो आपको अनुमति देंगी कि आप ऐसी चीज़ें लिख सकें? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। प्राण प्रतिष्ठा और चेतना, चलिए इन दोनों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक ऊर्जा का निवेश करने की एक तरीका है, किसी वस्तु पर या किसी जगह पर या एक इंसान पर ऊर्जाओं का निवेश करना ताकि वो एक खास स्तर पर काम करे। फिलहाल अभी आप धरती को खोद सकते हैं और उससे थोड़ा तांबा निकालकर उससे एक बर्तन बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक बर्तन चाहिए होगा। मैं चाहता हूँ कि आप उन दिनों की कल्पना करें जब लोगों ने दुनिया में बर्तन नहीं बनाए थे, जब मिट्टी के बर्तन नहीं थे। जस्ट कल्पना करके देखिए, आपको थोड़ा पानी चाहिए, आपके पास कोई गिलास नहीं है, कोई घड़ा नहीं है, कोई टंकी नहीं है। जब भी आपको पानी चाहिए, आपको पानी के स्रोत तक जाना होगा, नदी तक या तालाब तक। इसी कारण सभी सभ्यताएं हमेशा नदी के तटों के इर्द गिर्द विकसित हुईं। हर सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि हर दिन अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको नदी जाना होगा, कपड़े धोने के लिए आपको नदी जाना होगा, सुबह पेट साफ करने के लिए आपको नदी जाना होगा, जानवरों को नहलाने के लिए आपको नदी जाना होगा, क्योंकि कोई टंकियां या कोई बर्तन उपलब्ध ही नहीं थे। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। बस कल्पना करके देखिए, आपने मिट्टी खोदी और उससे एक बर्तन बना दिया, और आप पानी को उसके अंदर जमा कर रख सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे। कितना शानदार आविष्कार था वो। अभी भी अगर आप किसी भी प्राचीन सभ्यता वाली जगह को खोदते हैं तो वहाँ आपको हमेशा जली हुई मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पूरे या टूटे हुए, लेकिन मिट्टी के बर्तन आपको हमेशा मिलेंगे, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी। वो आपके अंतरिक्ष यानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि अगर आपके पास कोई बर्तन ना हो जिसमें आप पानी रख सकें या बर्तन रख सकें, तो सोच के देखिए, आपके पास सिर्फ अपने 2 हाथ ही होते, वो कितनी मुश्किल परिस्थिति होती। या तो हमें शिव की तरह आपकी खोपड़ी को काट कर अपने हाथों में रखना होता। आपकी खोपड़ी को हम पानी रखने के लिए या बर्तन रखने के लिए उपयोग में लाते। तो मिट्टी के बर्तन एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है जिसने इंसानी जीवन को नाटकीय तरीके से बदल दिया। मुझे यकीन है कि उस समय लोगों ने सोचा होगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई आविष्कार ही नहीं हो सकता, एक मिट्टी का घड़ा। लेकिन आज हम उसी मिट्टी को खोदते हैं और उससे हम एक कंप्यूटर बना लेते हैं, एक अंतरिक्ष यान बना लेते हैं, हम किसी दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष के बाहर चले जाते हैं, पर्यावरण के हवा के बाहर चले जाते हैं। किस चीज से? उन्हीं चीजों से जिन्हें खोद के हमने निकाला था और एक मिट्टी का बर्तन बनाया था। तो वही पदार्थ आप उस पर निवेश कर रहे हैं, एक उच्च संभावना का। तो एक तरह से कहा जाए तो ये प्राण प्रतिष्ठा है। वहाँ इसे एक मैकेनिकल तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे ऊर्जा के स्तर पर करते हैं तो वही पदार्थ एक उच्च क्षमता से काम कर सकता है। अब हम कहते हैं ये प्राण प्रतिष्ठित है क्योंकि इसमें एक स्तर की ऊर्जा का निवेश किया गया है। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पूरी तरह से फिजिकल है? नहीं, आपको पता है कि ये नहीं है। उसमें ऊर्जाओं का एक खेल हो रहा है जो चीज़ों को संभव बना रहा है। जब वो एक खास तरीके से काम करता है हमारी मर्जी के अनुसार, फिर वो एक बोर्ड बन जाता है या चिप बन जाती है, आप उसे चाहे कोई भी नाम दें। वो किस तरीके से काम करता है आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कैसे इसका उपयोग करना है। प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरीके से काम करती है। हमने ऊर्जा का निवेश किया है एक खास तरीके से, ताकि वो एक खास तरीके से काम करे, ताकि वही पदार्थ एक उच्च अवस्था पे काम करे। यही बात आपके शरीर के साथ भी सच है। कम से कम इस लॉकडाउन के दौर में अगर आप अपना समय लगा रहे हैं अपनी सूर्य क्रिया करने के लिए या शक्ति चलन क्रिया करने के लिए, ये अपने आसन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वही हाड़ मांस एक उच्च स्तर पे काम कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्राण प्रतिष्ठा है। अगर आप एक केवल परिभाषा के रूप में देखें तो आप शरीर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि वो एक उच्च स्तर पे काम करे। वही सौर ऊर्जा, लेकिन आप उसे एक उच्च स्तर पे काम करवा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा ऊर्जा का एक निवेश है। मान लेते हैं कि एक खास रूप में, ताकि वो रूप एक उच्च स्तर पे काम करे। चेतना एक दूसरा मुद्दा है। मैंने शुरुआत में जब बात की तो हम इस बारे पे बात कर चुके हैं। हर वो चीज़ जिसे आप जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, ऊर्जा, हर चीज़ की एक सीमित सीमा है। चेतना
किसी भी चीज से सीमित नहीं है। It is the ultimate motherboard. ये सृष्टि का मूलभूत मदरबोर्ड है। Make the machine conscious. तो क्या मैं एक मशीन को सचेतन बना सकता हूँ? Even you cannot. ये मूर्खतापूर्ण है। यहाँ तक कि आप भी सचेतन नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। It's being used in so many different ways. It's confusing. देखिए, कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन इस बात को समझिए, चेतना मौजूद है। If you dissolve अगर आप अपने भौतिक रूप को विलीन कर देते हैं, अगर आप अपने मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा रूप को विलीन कर देते हैं, तो आप चेतना बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सचेतन हो गए, ऐसा नहीं है कि आपने उस चेतना को हासिल कर लिया। नहीं, आप चेतना बन गए हैं। जैसे कि अगर हम आपको दफना देते हैं तो आप मिट्टी बन जाते हैं, आप धरती बन जाते हैं। उसी तरह से अगर हम आपको विलीन कर देते हैं तो आप चेतना बन गए हैं। आप न तो चेतना पैदा कर सकते हैं इसके भीतर, न ही अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर। ये बिल्कुल गलत समझ है। मुझे पता है कि दुनिया में हर जगह इन चीज़ों के बारे में बहस चल रही है। लगातार लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई बस अपने सुझावों पे निवेश कर रहा है। सुझाव का मतलब है कि वो एक सीमित चीज़ है, उसमें चेतना नहीं हो सकती। आप उसके बारे में जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है। लेकिन जब हम बात करते हैं चेतना की, तो हम मूलभूत चीज़ की बात कर रहे हैं। हर दूसरी चीज़ एक पॉपअप है। आकाश गंगा एक पॉपअप है, सौर मंडल एक पॉपअप है, ग्रह एक पॉपअप है, आप एक पॉपअप हैं। जब इंसान के भीतर ये क्षमता आती है कि वो सिर्फ एक पॉपअप ना रहे, बल्कि वो स्रोत बन जाए, जब आप वैसे बन जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपने अपनी पहचान को मिटा दिया है, क्योंकि आपका शरीर, आपकी मानसिक संरचना मूल रूप से पहचान के कारण है। इसे इस तरीके से देखिए। मान लीजिए कि कई सारी घटनाएं और परिस्थितियां आपके जीवन में हुई होंगी। केवल वो परिस्थितियां जिनसे आप अपनी पहचान बनाते हैं, उनसे पसंद के कारण या नापसंद के कारण, अभी वो आपका एक हिस्सा हैं। वो परिस्थितियां जिन्हें आप ना तो पसंद करते हैं ना नापसंद करते हैं, किसी न किसी तरह से वो आपका एक हिस्सा नहीं है। इस पे गौर कीजिए। तो आपकी मानसिक संरचना लगातार बन रही है, उसका विकास हो रहा है इस आधार पे कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। मूलभूत रूप से आपकी पहचान। तो आप इस शरीर के साथ अपनी पहचान रखते हैं। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन परसों का जो खाना है, आपने अभी उसे नहीं देखा है। जब तक कि आप अपने फ्रिज से ही खाना ना खाते हो कि हफ्ते भर का खाना पहले ही उसमें भरा हुआ है, ये जीने का बहुत बुरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने परसों का खाना अभी नहीं देखा है, लेकिन जब परसों आता है और आज बन जाता है, तो वो जो चीज़ आपने नहीं देखी थी वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन कल के खाने के साथ क्या हुआ? वो टॉयलेट में बहकर निकल गया, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा। तो जिस चीज़ से आप पहचान जोड़ते हैं अभी, ये आप हैं। आप जाकर उस सारे मल की खोज नहीं करेंगे जो टॉयलेट में बह गई, ये कहते हुए कि ये मैं हूँ। लेकिन अभी आपने उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ी है, इसलिए आप वो नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपके अनुभव में क्या मैं है और क्या नहीं है, ये बनाई गई वास्तविकता है जिसे आप अपने दिमाग में मनाते हैं अपनी पहचान जोड़कर। ये मैं हूँ, ये मेरा है। चाहे वो एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो या एक संपत्ति हो, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है और आपका मन भी शामिल है। आप सोचते हैं कि ये मैं हूँ सिर्फ तभी जब आप उससे अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो अगर आप अपनी पहचान वापस खींच लेते हैं तो आप विलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर पिघल गया, ये अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि आपने अपनी पहचान वापस खींच ली, आपके अनुभव में ये विलीन हो गया है और अब आप चेतना हैं, क्योंकि यही आपके अस्तित्व का आधार है। क्या मैं चेतना बना सकता हूँ? ये सब बकवास है। आप ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं और किसी चीज़ से बेहतर काम करा सकते हैं, वो बात अलग है। किसी चीज़ से बेहतर काम कराना, हो सकता है आपको ये बात बहुत एक्सट्रीम लगे। अगर आप एक भगवान का निर्माण करते हैं, अगर आप एक सबसे ज़्यादा संभावना के देवता का भी निर्माण करते हैं,
फिर भी वो गुजर बसर की ही प्रक्रिया है। आप बस ये देख रहे हैं कि बेहतर जीवन कैसा जिएं। Thriving is also survival. देखिए, ज्यादा प्रगति करना भी जिंदा रहने की ही बात है। That's all. बहुत ज्यादा प्रगति करने का मतलब है कि आप किसी दूसरे से बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो आपके भगवान, आपके धर्म, आपके स्वर्ग, Surviving better. स्वर्ग का क्या मतलब है? आप दूसरों से बेहतर जीवन जी रहे हैं, हालांकि आप मर चुके हैं। Though you die, हालांकि आप मर जाते हैं, फिर भी आप दूसरों से बेहतर जीवन जीते हैं। यही स्वर्ग जाने का मतलब है कि नहीं? it's just survival. तो ये सारी चीजें सिर्फ जिंदा रहने के बारे में, गुजर बसर चलाने के बारे में हैं। इसीलिए लगातार पहले दिन जब आप इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए आए थे, मैं तब से बात कर रहा हूं कि अगर आप जिंदा रहने की अपनी प्रवृत्ति से दूरी बना लेते हैं तो आपके साथ कुछ और होगा। चाहे आप एक आश्रम में हो या मंदिर में हो या स्वर्ग में हो, आप फिर भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। With your own survival. जब आप अपने खुद के गुजर बसर के साथ पहचान नहीं बनाते, वो सारे ब्रह्मचारी वहां क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदा रहने की प्रक्रिया से दूर हटना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदा रहने की प्रक्रिया से सिर्फ तभी दूर हट सकते हैं जब आप अपने शारीरिक Your emotional self. रूप से अपनी पहचान ना जोड़ते हों। अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जाओं से आपकी पहचान ना हो, सिर्फ तभी आप जिंदा रहने की प्रक्रिया से दूर हट गए हैं। जैसे ही आप इस प्रक्रिया से दूर हटते हैं, आप ही चेतना हैं। होने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। Do it on a machine. तो क्या आपको लगता है कि आप इसे मशीन के साथ कर सकते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसे इसके साथ भी नहीं कर सकते। ये पहले से मौजूद हैं, आप उसी के ऊपर जिंदा हैं, लेकिन अभी आप एक पॉपअप की तरह जी रहे हैं। अगर आप इस बुलबुले को तोड़ देते हैं तो आप ही चेतना हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेतन बन जाते हैं, आप ही चेतना हैं अगर आप इस बुलबुले को पिघला देते हैं तो। लेकिन अभी आप उलझे हुए हैं The bubble so much इन बुलबुलों के साथ, prettier than the other. और आपका बुलबुला दूसरों के बुलबुलों से ज्यादा सुंदर है, दूसरों से ज्यादा मजबूत है। Drama. Bubble, bubble. अब ये नाटक, बुलबुलों का ये नाटक चलता रहता है, और जब दो बुलबुले एक साथ चिपक जाते हैं और कहीं जाते हैं। So it once happened. एक बार ऐसा हुआ, A young man who wanted एक युवा व्यक्ति जो शादी करना चाहता था came to his father. अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पिताजी, What does it cost to get married? शादी करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? Father who was in his 50s. पिताजी जो 50 से ज्यादा की उम्र के थे, उन्होंने कहा, मेरे बेटे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक कीमत चुका रहा हूँ। Please, कृपया wherever you are. आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, If you are in India, खास तौर पे अगर आप भारत में या अमेरिका में हों, how conscious you are आप कितने जागरूक हैं, आप कितने जिम्मेदार हैं, will determine the nature of the world. इसी से दुनिया की प्रकृति तय होगी। Let's make it happen. कृपया चलिए इसे संभव बनाएं, चलिए इसे संभव बनाएं। एक बेहतर दुनिया केवल तभी बनेगी जब बेहतर इंसान होंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बेहतर इंसान सिर्फ एक नतीजा है एक जिम्मेदार इंसान होने का।